हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशंस। और हम लोग चैप्टर 3 के 2019 से 2025 तक सारे पीवाईक्यूज कर चुके। क्योंकि चैप्टर 4 और चैप्टर 9 मैं पहले भी काफी बार बोल चुका, काफी लेंथी चैप्टर्स हैं। तो एक चीज सोची है मैंने कि पहले हम लोग ना छोटे छोटे चैप्टर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, हमारे काफी सारे चैप्टर्स हो चुके। तो 3 चैप्टर हो चुके। अब मैं मॉडर्न ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, डुअल नेचर से। तो पहले हम लोग ना 4 चैप्टर कर लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर से, इनमें कम सेशंस लगेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 4, फिर करेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे और हमारा मोटिवेशन भी लूज नहीं होगा। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि हमने तो सिर्फ 2 या 3 ही चैप्टर किए हैं, जबकि ये जो चैप्टर्स हैं हमने काफी लेंथी लेंथी चैप्टर्स किए हैं। तो इस बात पे खुश होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ये डुअल नेचर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से पहले इसके कुछ पॉइंट्स और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें बता देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में। ठीक है, देखो, चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सिंपल, सब लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अ, और नहीं भी पढ़ा तो एकदम बेसिक सा टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी मेटल की सरफेस है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है बाहर, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से लाइट रे को इंसिडेंट कराना पड़ेगा। जैसे ही बाहर से लाइट रे को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इस सरफेस से, इस मेटल की सरफेस से। बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें कुछ 4-5 चीजें ध्यान रखने वाली। ये जो एनर्जी है, इधर से बाहर से जो हमने इंसिडेंट कराई, इस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। यहां से यहां तक जाने की जो एनर्जी है, उसको बोलते हैं एच न्यू नॉट। डिनोट करते हैं इसको फाइ से। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और तीनों में क्या रिलेशन होता है? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला दिया किसने? ये फॉर्मूला दिया आइंस्टीन ने। ठीक है, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कुछ टर्म्स को समझ लेना। ये जो फाइ लिखा, यहां से यहां तक जाने की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक ले जाने की जितना भी एनर्जी है, ये एनर्जी, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, फाइ इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, इसका नाम होता है वर्क फंक्शन। और अगर मैं सिर्फ न्यू नॉट की बात करूं, ये जो लिखा है ये वाला न्यू नॉट, सिर्फ इसकी अगर मैं बात करूं, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो कैसे डिफाइन करोगे? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट हो। ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल के लिए, मान लिया किसी भी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 50 हर्ट्स। ठीक है, कोई भी रैंडम मेटल है, एग्जांपल ले रहा हूं, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दिया उसने 50 हर्ट्ज है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब तक मेरी जो बाहर से दी हुई एनर्जी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या उससे ज्यादा नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मान लिया हमने 50 हर्ट्ज से, इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने के लिए भी 50 हर्ट्ज चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां जाकर के रुक जाएगा ना। तो हमें बाहर से जो एनर्जी देनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें कौन बताएगा? हमें कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चन में गिवन होगी। डिपेंड करती है मेटल टू मेटल। ठीक है, सेम चीज को मैं एनर्जी के हिसाब से बोलूं, वर्क फंक्शन क्या है, तो अब की बार एनर्जी मान लो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक जाने की जो एनर्जी है, उसको हमने बोल दिया 50 जूल। ठीक है, ये भी मेटल पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी के हिसाब से बोलो सेम चीज को बोला जाएगा वर्क फंक्शन। किसी ने बोल दिया कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो 50 जूल है, इसका मतलब क्या हुआ? जब तक बाहर से 50 जूल से ज्यादा एनर्जी नहीं दोगे, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स को ध्यान रखना। फिर मान लिया, देखो, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकला, अब मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा ना, इस तरीके से चलता जाएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे एक माइनस की प्लेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट या फिर एनोड प्लेट। दोनों नाम ध्यान रखना इसके, कलेक्टर प्लेट और एनोड प्लेट। तो यार सिंपल सी चीज है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम रोकना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे एक प्लेट लगानी पड़ेगी, उस पर क्या चार्ज होना चाहिए? माइनस।
इस प्लेट पे कितना माइनस का चार्ज हो या कितना माइनस का पोटेंशियल हो ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, उस पोटेंशियल का नाम होता है एनोड पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोट करते हैं वी नॉट से। फिर से सुनो, इस प्लेट, भाई अगर इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आगे कोई नेगेटिव तो होना चाहिए ताकि इसको रिपेल करे। कितना नेगेटिव का चार्ज हो, कितना नेगेटिव का पोटेंशियल हो ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोट किया जाएगा वी नॉट से, कैपिटल वी नॉट से। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, ई वी नॉट या क्यू वी नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू कैपिटल वी नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले में तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस क्यू वी नॉट। और जनरली क्यू की जगह ई लिखा जाता है क्योंकि जनरली जो रिमूव होता है वो इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो ई वी नॉट, बट फिर भी ध्यान रखना क्यू वी नॉट लिखते हैं और क्यू की जगह ई इसलिए लिखेंगे क्योंकि जनरली क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कुछ और लिख देंगे, मतलब क्यू जो भी चार्ज होगा उसका। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले ध्यान रखना। चलो इतने फॉर्मूले के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो ग्राफ वगैरह बीच बीच में आते रहेंगे वो मैं साथ साथ समझाता रहूंगा। ठीक है, आ जाओ, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, ट्राई करो पहले तो इसको, सिंपल क्वेश्चन एकदम। अ मेटेलिक प्लेट एक्सपोज्ड टू व्हाइट लाइट, मेटल की प्लेट है और उस पे हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, व्हाइट लाइट का मतलब विबग्योर, साथ की साथ लाइट हमने इंसिडेंट कराई। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, कौन सा कलर होगा जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी आगे जो तुमने प्लेट लगा रखी है इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो सीधी सी चीज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेगा। भाई सिंपल सी चीज है ना, मान लिया इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकला बहुत आराम से, तो रोकने के लिए भी कम पोटेंशियल चाहिए, कम नेगेटिव का चार्ज चाहिए। लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकला काफी तेज, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकला, उसको रोकने के लिए भी तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए हम लोग को। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से निकला। अब इलेक्ट्रॉन तेजी से निकला ये कैसे पता चलेगा हमें, तो सिंपल सी चीज है, इधर से जितना तुम फ्रीक्वेंसी दोगे, इधर से जितना एनर्जी दोगे, या फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू, अभी पीछे लिखा है ना। ठीक है, तो इधर से तुम जितना भी एनर्जी दोगे, इधर से जितना भी फ्रीक्वेंसी दोगे, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको रोकने के लिए भी उतना निगेटिव, उतना हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। तो सिंपल सिंपल हमें चेक करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वॉयलेट की, इसी ऑर्डर में होती है ना फ्रीक्वेंसी, विबग्योर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट की ज्यादा, फिर इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, और लास्ट में रेड। सॉरी जो भी बोल दिया हो मैंने, मतलब विबग्योर की एनर्जी होती है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इधर की तरफ को वेवलेंथ होती है इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी होती है डिक्रीज। बात समझ आई, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा होगी, जितना एनर्जी तुम दोगे उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना ही हमें नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। क्लियर पहला क्वेश्चन, चलो आगे बढ़े। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम आई करने में, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे समझते चलेंगे क्योंकि अभी सारे कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़े हैं हमने, बेसिक बेसिक दो चार चीजें बताई हैं तुम्हें मैंने। ठीक है, अभी क्वेश्चन आते जाएंगे, सुनते चलना, फिर उसके बाद से खुद से होने लगेंगे। फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का मतलब सुनो सुनो जरा, और यहीं पे मैं तुम्हें ग्राफ बता देता हूँ। ठीक है, भैया के ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो धीरे धीरे ऐसे टॉपिक को कवर करते चलेंगे। हाँ, तो किसी ने मुझसे पूछा कि इंटेंसिटी बढ़ाओ, और किसी ने मुझसे बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। ठीक है, दो चीज है, दोनों को ध्यान से सुनना। अगर मुझसे बोला जाए कि किसी भी रे की इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रे थी ये, कितनी रे दिखी तुम्हें, दो, मुझसे बोला इंटेंसिटी बढ़ाओ, मैं क्या करूंगा, दो की जगह चार भेज दूंगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो निकलेंगे बाहर, इसमें कितने निकलेंगे, चार निकलेंगे बाहर।
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट होगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो ये हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, और इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ जाएगा। फोटो करंट को मैं आगे पीसी लिखूंगा शॉर्ट में, तो उसको ध्यान रखना। सिंपल एकदम। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी भाई। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएशन, तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा करंट होगा, और उस करंट का नाम होता है फोटो करंट। चलो जी, दूसरे पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है ये? फ्रीक्वेंसी अगर मुझसे बोला जाए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब होता है रे तो सेम रहनी चाहिए, पहले भी दो थी अब भी दो होंगी, लेकिन इनकी एनर्जी को बढ़ा दो। मान लिया इन रे की एनर्जी है 10 जूल, मुझसे बोला फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये होता है ना E = H/nu। ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो यार ये होती है ना E = H/nu। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहले रे की एनर्जी 10 जूल थी, अब कितना हो जाएगी? 50 जूल हो जाएगी। तो क्या इससे कोई फोटो करंट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले भी दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अभी भी दो इलेक्ट्रॉन निकले, तो फोटो करंट यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है। बात समझ आई नहीं? और इस केस में एनर्जी सेम रहेगी। इनकी एनर्जी 10 जूल है और इन सब की एनर्जी भी 10 जूल है। ठीक है। इधर एनर्जी सेम रहेगी और इधर ये हमारा फोटो करंट सेम रहेगा। एक बार इसको देखो, जल्दी से नोट डाउन कर लो और इसको दिमाग में फिट कर लो हैंड टू हैंड। ठीक। चलो, तो आगे ध्यान रहेगा ना कि कोई एनर्जी बढ़ाने, इंटेंसिटी बढ़ाने को बोले तो अमाउंट बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को बोले तो हम एनर्जी बढ़ाएंगे, अमाउंट हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाइए जरा इसका। बोला जाएगा ग्राफ प्लॉट करो फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल क्या है? वो आगे जो हमने नेगेटिव की प्लेट लगाई थी उसका पोटेंशियल। तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको रट लेना। यहां से स्टार्ट होता है और इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, और इस कांस्टेंट करंट का नाम होता है सैचुरेशन करंट। ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको तो एज इट इज ऐसे ही रट लेना। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। तो ये ग्राफ तो हमें समझना नहीं है, ये तो हमें सीधा रटना है। ठीक। फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच का ग्राफ आ जाए, सीधा हम इस तरीके से बनाएंगे। यहां लिख देंगे सैचुरेशन करंट, यहां लिख देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इसमें जो कंडीशन लगाएगा वो समझने की है। इसमें बोलेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ या इंटेंसिटी बढ़ाओ, अब बताओ क्या चेंजेस आएगा। ठीक है। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे यही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो, मुझसे बोला गया सेम ग्राफ है, कोई चेंज नहीं। ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं है, ऐसा ही ग्राफ है। और इधर भी सेम ग्राफ है। ठीक है। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। फोटो करंट, फोटो करंट, एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, कहीं पे कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम। ठीक है। लेफ्ट वाले केस में क्या कर रहा हूं मैं? इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं। तुम लोग सोच के बताओ, इंटेंसिटी बढ़ाने से किस चीज पे फर्क पड़ेगा? क्या फोटो करंट पे फर्क पड़ेगा या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा? बोलो। तुम बोलोगे फोटो करंट पे फर्क पड़ेगा। भाई, इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। करंट कौन सी एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस को बढ़ता हुआ दिखा दो। बाकी ग्राफ सेम रहेगा, ये बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। ठीक है। इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2, इसकी इंटेंसिटी I3। जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा करंट बढ़ता जाएगा, बाकी ग्राफ में कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के केस में आ जाओ। फ्रीक्वेंसी के केस में देखना ध्यान से। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं, ये इधर से लाइट रे आई, इलेक्ट्रॉन निकला। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं, तो कहने का मतलब तो ये हुआ ना, इसकी एनर्जी बढ़ गई। ये जो लाइट हम तुम दे रहे हो बाहर से, उसकी एनर्जी बढ़ गई। अगर इंसिडेंट रे की एनर्जी बढ़ जाए, अगर तुमने बाहर से एनर्जी को बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन भी तो तेजी से निकलेगा फिर। और इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से निकला, तो सिंपल सी चीज है, ये जो प्लेट होगी आगे हमारी, एनोड प्लेट, इसका पोटेंशियल मुझे और निगेटिव करना पड़ेगा। भाई, इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से आएगा तो इस पे तो मुझे और नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा ना, ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब, अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको तुम्हें और निगेटिव करना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है। आराम से सोचो इस चीज को सुकून से। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेगा, तेजी से निकलेगा तो रोकने के लिए जो नेगेटिव की प्लेट है उस पर ज्यादा नेगेटिव चाहिए, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है। वही चीज मैं ग्राफ पे दिखा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? तुम बोलोगे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करंट को तो सेम रहने दो।
ये रहा फोटो करंट। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को और निगेटिव कर दो, पहले इतना था और निगेटिव कर दिया, ठीक है, और निगेटिव कर दो, और निगेटिव कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी वन, फ्रीक्वेंसी टू, फ्रीक्वेंसी थ्री। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव होता जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड बिलो, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, और ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो जल्दी से। और इनको कोशिश करो यार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हैं एकदम, साथ साथ इनको दिमाग में फिट करते चलो। इनको बात के लिए नहीं छोड़ना, वीडियो पॉज करो, तुरंत दो चार बार पढ़ लो, दिमाग में फिट करो, बस बाद में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े इनको, ठीक है। आ जाओ। हाँ, असर्शन बताओ जल्दी से अब जरा पढ़ के। फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होगा तो फोटो करंट भी बनेगा। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, एनर्जी क्वांटा का मतलब फोटोन, ठीक है। एनर्जी क्वांटा का मतलब फोटोन। अब ये फोटोन क्या चीज है भाई? ये जो तुमने लाइट इंसिडेंट कराई, ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, और उन पार्टिकल का नाम होता है फोटोन, ठीक है। और एक फोटोन की कितना एनर्जी होती है? एच न्यू। इस बात को ध्यान रखना, जो एनर्जी एच न्यू लिखा है ना तुम लोग को, ये एक फोटोन की होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट नोट डाउन करा देता हूँ, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक। चलो इसी में एक और फॉर्मूला लिख लो, अगर ये वन फोटोन की बात आ गई तो। इफ एन नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर एन नंबर ऑफ फोटोन्स हो तो क्या होगा? तो भाई टोटल एनर्जी जो होगी वो एन इंटू एच नहीं हो जाएगी? सिंपल सी चीज है, ठीक है। हमें कई बार पावर गिवन होती है, तो जो भी रेडिएशन है उसकी पावर गिवन होगी, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी एन एच न्यू अपॉन में टी। तो ये ध्यान रखना, कई बार नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए आते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें पावर गिवन होगी, ठीक है। पावर ऑफ रेडिएशन, धीरे धीरे ऐसे कवर करते चलेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में, छोटे छोटे टॉपिक्स की फॉर्म में, ऐसे धीरे धीरे समझते चलना। चलो, हाँ, greater the number of photon, greater is the number of electron absorbing the quantum and greater is the number of electron coming out of the matter. In short, जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ऑब्वियस सी चीज है, तुम एक फोटोन इंसिडेंट कराओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दो फोटोन इंसिडेंट कराओगे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इसका रीजन भी सही है, ठीक है। क्या रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल सही है। क्यों? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। यही तो बोला है उसने असर्शन में, कि फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ रेज जो तुमने बाहर से इंसिडेंट कराए। तो जितने रेज इंसिडेंट कराओगे, जितने फोटोन इंसिडेंट कराओगे, उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना फोटो करंट होगा, ठीक है। तो इसका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ लो जी। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही पढ़ा है तुम्हें, अभी करते हैं इसको जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन। हाँ, इस पे आ जाओ जरा, फोटो इलेक्ट्रिक के कर लेते हैं पहले। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। एक मटेरियल है, बाहर से हमने कितना फ्रीक्वेंसी दी उसको? 1.5 न्यू नॉट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा, और इंटेंसिटी इज इंक्रीज, इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दिया, फोटो करंट विल बी, तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी चीज है, जस्ट अभी देखा हम लोगों ने। अब तो ये तुम्हारा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, नहीं इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, खत्म। एमसीक्यू क्वेश्चन था, आ जाओ। लाइट ऑफ वेवलेंथ, पहले वेवलेंथ लिख लेते हैं, 3500 एंगिस्ट्रोम, एंगिस्ट्रोम का मतलब 10⁻⁻10, ठीक है। ऑन टू मेटल ए एंड बी, दो मेटल हैं, एक है ए और एक है बी, दोनों के ऊपर हमने सेम लाइट को इंसिडेंट कराया, जिसकी वेवलेंथ कितना है? 3500 एंगिस्ट्रोम। इफ देयर वर्क फंक्शन आर 4.2 एंड 1.9, मेक द नेसेसरी कैलकुलेशन टू जस्टिफाई योर आंसर।
ठीक है। उसने बोला है कि मेटल ए का जो वर्क फंक्शन है वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल बी का जो वर्क फंक्शन है वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ किसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, किसमें से नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। अब बाहर से एनर्जी निकाल दो, कितना दी हमने, एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है। नो ये बात भी नोट कर लेना जिस जिसको नहीं पता, हालांकि बेसिक चीज है ये। फ्रीक्वेंसी मतलब सी अपॉन लैम्डा होती है। ठीक है। आ जाओ। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू होती है फिक्स, 6.627, 6 to 6 10 की पावर -34। ठीक है। और लैम्डा 3500 10 की पावर -10। ठीक है। ये रहा। यहां तक समझ आया हमने क्या किया। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। ये होती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है। सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸। लैम्डा उसने क्वेश्चन में दे रखा है। हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं करना क्या है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह कर लेना। हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मान लिया इसका कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है। एनर्जी है तो आंसर किस में आएगा, जूल में। मान लिया इसका आंसर आ गया 5 × 10⁸ जूल, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, क्या मैं इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 1.6 10⁻19 से डिवाइड करके इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है। फिर से मान लिया इसको सॉल्व वॉल्व करके आंसर आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन ऐसे रैंडम लिख रहा हूं कुछ भी समझाने के लिए। ठीक है। जिसको नहीं पता एक छोटी सी बात नोट डाउन करके, यार ये बात लिखते रहना, छोटी छोटी बात जो बीच बीच में बता रहा हूँ ना। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये है। और अभी एक चीज बता रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है। जो भी छोटी छोटी चीज बताते जाऊं वो सब साइड में लिखते रहना, क्योंकि रिवीजन में फिर हेल्प होगी तुम्हें। ठीक है। और जिसको पहले से याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनर्जी की दो यूनिट होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होती है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो, इससे डिवाइड कर दो। ठीक है। चलो, तो मुझे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना था, मैंने इससे नंबर से कर दिया डिवाइड, और मेरा आंसर आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल मिला के सुन लो इसकी समरी हमने किया क्या। बाहर से एक लाइट आई थी, उस लाइट की वेवलेंथ थी 3500 एंगस्ट्रॉम। उस वेवलेंथ की हेल्प से हमने उस लाइट की एनर्जी निकाली, जो कि कितना ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब बाहर से ए और बी पर हमने दो लाइट को डाला, और एनर्जी कितना है उनकी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खुद से सोच करके बताओ किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, तो तुम बोलोगे इसका जो वर्क फंक्शन है वो है 1.9, और हमने एनर्जी दी है 3, तो हमने तो बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका वर्क फंक्शन है 4.2, हमने तो बहुत कम एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल पाएगा। तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ आई है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। Explain using photoelectric Einstein photoelectric equation in graph. You can obtain the value of Planck constant and work function given the value of charge on electron. ठीक है, ये ग्राफ मैं बनवा देता हूं। देखो, ग्राफ बिटवीन वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चलो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, तुम्हें बताया मैंने, ई वी नॉट। वी नॉट क्या है, कैपिटल वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। और पीवाईक्यू सेशन चैप्टर 3 चैप्टर 2 चैप्टर 1, हर चैप्टर में ग्राफ आ रहा था स्ट्रेट लाइन का। मैं वहां बहुत अच्छे से बता चुका, फिर भी एक बार शॉर्ट में यहाँ पे रिपीट कर दूं। जहां पर भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तुम्हें दिख जाए, वहां पर क्या करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कराओगे कंपेरिजन। ठीक है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, काफी क्वेश्चंस में हम लोग कर भी चुके हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं थोड़ा उनको भी समझ आ जाए। ठीक है। वाई एक्सिस पे हमें चाहिए वी नॉट, एक्स एक्सिस पे चाहिए फ्रीक्वेंसी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें रीअरेंज कराना पड़ेगा। रीअरेंज क्यों कराना पड़ेगा, वो अभी आगे समझ जाओगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कराया इस तरीके से। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। इसको इधर ले गए, माइनस में आ गया, और फिर ई को नीचे ले गए, ये बन गया।
ठीक है। रीअरेंज हमने इसलिए कराया क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उससे क्या दिक्कत आई हमें, उससे ये दिक्कत आई, y एक्सिस पे मुझे v नॉट चाहिए। y एक्सिस पे देखो ना v नॉट है, y पर यानी कि लेफ्ट में v नॉट चाहिए। क्या लेफ्ट में v नॉट था यहाँ पे, बिल्कुल नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा के लेफ्ट में मैं किसी तरीके से v नॉट ले आया। बात समझ आई है? ठीक है। चलो कंपेयर करा दे इसको। y एक्सिस पे v नॉट है, बिल्कुल ठीक बात है। x एक्सिस पे क्या दिखा, फ्रीक्वेंसी। x एक्सिस पे क्या दिखा, फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां से m की वैल्यू बताओगे कितना आएगी, तुम बोलोगे h अपॉन ई। c की वैल्यू बताओगे कितना आएगी, तुम बोलोगे माइनस का h न्यू नॉट अपॉन में ई। ठीक है। तो ग्राफ की जो स्लोप है कैसी है, पॉजिटिव। और उसका जो y इंटरसेप्ट है कैसा है, नेगेटिव। तो लाइन जो होगी नेगेटिव से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ चलेगी ऐसे। ठीक है। या जिसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं पता, वो पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अच्छे से समझ लेना कहीं से, क्योंकि मैं काफी बार बता चुका हूं, तो मैं अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा इसको। ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जाएगी, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। सर आपने ये यहां से यहां तक डॉटेड क्यों बनाई, इसके बाद डार्क क्यों बनाई लाइन, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तुम खुद से बताओ, क्या हर फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होती है ये। इस फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर फ्रीक्वेंसी तुम दोगे तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो सीधी सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने इस लाइन को दिखाया डॉट। ठीक है। चलो इस पॉइंट की वैल्यू कितना होगी, सी, यानी कि माइनस का एच न्यू नॉट अपॉन में ई। इस ग्राफ की स्लोप कितना होगी, एच अपॉन में ई। ठीक है। ये दो काम की चीजें हैं, एक तो इसकी स्लोप और ये इसका वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस के एच न्यू नॉट अपॉन में ई। और ग्राफ तो खैर बता ही दिया मैंने कैसे बनेगा, ये इस तरीके से। आ जाओ, इस ग्राफ से बोला गया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, तो तुम सिंपल बोलो, प्लैंक कांस्टेंट अगर निकालना हो तो ग्राफ की स्लोप मल्टीप्लाई बाय ई। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, याद है हम लोगों को। स्लोप क्या होता है, स्लोप होती है टेन थीटा। ठीक है, वो ग्राफ से हम निकाल देंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच आ जाएगा। सिंपल एकदम। ये लिखना है लैंग्वेज में कि एच निकालने के लिए स्लोप इंटू ई कर दो। स्लोप हम निकाल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, ई की वैल्यू हमें याद होती है, मल्टीप्लाई करेंगे एच आ जाएगा। ये पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया। हम इस तरीके से ऑब्टेन करेंगे वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरे उस पे आ जाओ, वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करें, उसने पूछा वर्क फंक्शन कैसे बताओगे ग्राफ से, तो तुम बोलोगे हम ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे उसका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। ये हमने ग्राफ को ऑब्जर्व किया, वाई इंटरसेप्ट, सी इक्वल्स टू माइनस के एच न्यू नॉट अपॉन में ई। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, हमें ये निकालना है। ठीक है, फाइल लिख दो इसको। अब आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे ग्राफ से वाई इंटरसेप्ट हम चेक कर लेंगे, ई की वैल्यू हमें याद होती है, मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क फंक्शन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। या भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी ना निगेटिव में, यहाँ पे जीरो से नीचे है ये, मान लिया माइनस का 5 लिखा है तो सी की जगह -5 लिख दो, माइनस माइनस खत्म, 5 की से मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगा वर्क फंक्शन। वही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। समझ आया सबको ये? चलो यार, इस ग्राफ को मैं सजेस्ट करूंगा कि खुद से पूरा का पूरा ये खुद से ट्राई करो, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपैरिजन कराना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है। और काफी जगह अगर तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कराना सीख गए तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कहीं पर भी आ जाए, अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा डी ब्रॉगली में, मतलब कहीं पर भी आ जाए, तुम जो भी पीवाईक्यू सेशन को फॉलो कर रहा है, चैप्टर 1 में भी था, चैप्टर 2 में भी था, चैप्टर 3 में भी था, चैप्टर 4 में भी होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हर जगह होगा ही होगा। केमिस्ट्री में भी मिलेगा तुम लोग को। अब यार हर जगह तुम अलग से याद थोड़ी ना करोगे ग्राफ को, तुम बस एक बार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कराना सीख जाओ, और एक बार कंपेयर कराना सीख गए तो स्ट्रेट लाइन का कोई भी ग्राफ तुम आसानी से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। अगर नहीं आता तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने की। ठीक है, और इनको कंपेयर कराने की, हालांकि मैं साथ साथ कराता चलूंगा। चलो पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। हाँ, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व, पहले हाईलाइट कर लेते हैं चीजों को।
पूछा क्या क्या है उसने, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व दैट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल फॉर सेम इंटेंसिटी। ठीक है, उसने पूछा है कि ये कुछ ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में बताओ ऐसे कौन से पेयर होंगे जो अलग अलग मटेरियल से बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, हमें ऐसे ग्राफ पहचानने हैं 1 2 3 4 में से जिनकी इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी का ग्राफ अभी हमने पीछे बनाया इस तरीके से, उसने क्या किया, 4 5 ग्राफ कंबाइन करके दे दिए। ठीक है, तो क्या पहचान पाओगे कि इंटेंसिटी कौन कौन से ग्राफ की सेम है? तुम बोलोगे इंटेंसिटी का सीधा ताल्लुक होता है फोटो करंट से, इंटेंसिटी का सीधा रिलेशन होता है फोटो करंट से। तो जिसका फोटो करंट सेम तो उसकी इंटेंसिटी सेम। अब फोटो करंट सेम देख लो किस किस ग्राफ का है, एक तो इस वाले ग्राफ का है, ये रहा ना दोनों का फोटो करंट, इस ये वाई एक्सिस पे करंट ही तो है, तो इसका भी करंट ये, इसका भी करंट ये, तो ये दोनों ग्राफ हो गए जिनकी इंटेंसिटी सेम होगी। कौन कौन सी ग्राफ है ये, 1 और 3। ठीक है, ये तो एक पेयर हो गया। उसने बोला है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये तो एक पेयर हो गया जिनकी इंटेंसिटी सेम है। क्या तुम्हें एक और पेयर नजर आ रहा है? ऐसे बिल्कुल नजर आ रहा है, ये 2 और ये 4, भाई इनका भी तो करंट सेम है ना, ये रहा वाई एक्सिस पे करंट होता है, तो 2 और 4 इनका भी करंट सेम है, तो ये दो पेयर हो गए जिनकी इंटेंसिटी हमें सेम मिली। अच्छा, क्या इसी में पहचान लोगे कि फ्रीक्वेंसी सेम किसकी होगी? इसी ग्राफ में ऐसे कर्व पहचानो जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, पहचानो जरा, ये भी पूछ सकता है, हालांकि उसने पूछा नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम किसकी होगी? तो तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा रोकने के लिए पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लेते हैं किसका सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये होता है ना, ये पॉइंट जहां पे भी एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है ये कर, ये पॉइंट, तो इसका और इसका दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, इसका और इसका दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, तो 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी सेम, 3 और 4 की फ्रीक्वेंसी सेम, 1 और 2, 3 और 4। ये बात समझ आई सबको? बोलो जल्दी से, क्लियर नहीं है? चलो आगे बढ़े। ये क्या बोल दिया उसने, अ बीम ऑफ हाई एनर्जी फोटोन ईच ऑफ एनर्जी ई। हमारे पास हाई एनर्जी फोटोन है, सबकी एनर्जी है ई, इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, एज्यूम द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज नेग्लिजिबल। तो पहले फॉर्मूला लिख लें, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, उसने कितना दे रखी है एनर्जी ऑफ फोटोन, ई, तो ई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। उसने बोला है कि वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट कर दो, तो वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट कर दो, ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो पढ़ करके इतना समझ आया हमें, तो हम इतना हमने कर लिया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ई, शो इन अ फिगर द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ ई। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यार अभी पढ़ी नहीं हम लोगों ने, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। ठीक है, डी ब्रॉगली के एक साथ करेंगे बाद में क्वेश्चन, अभी पहले फोटो इलेक्ट्रिक कर लेते हैं। Work function of potassium is 2.3. Threshold wavelength for it is 540. The threshold wavelength for a metal whose work function is 4.6 will be। देखो, उसने क्या बोला है कि एक मेटल है पोटेशियम, एक मेटल है कोई एम, नहीं नाम दे रखा तो एम मान लेते हैं। इसका जो ये क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन है वो है 2.3। ठीक है, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो है 4.6। अब उसने क्या पूछा है हमसे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी से जो वेवलेंथ निकलेगी वो होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैं तुम्हें बता देता हूँ, रुको सुनो। वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? तुम बोलोगे एच न्यू नॉट, मैं तुमसे पूछूं न्यू नॉट को क्या बोलते हो? तुम बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या इस फ्रीक्वेंसी के हेल्प से तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मतलब तो सी अपॉन लैम्डा होता है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से जो तुम वेवलेंथ निकालने वाले हो उस वेवलेंथ का नाम होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कॉमन सेंस एकदम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, चलो निकाल देते हैं। वर्क फंक्शन गिवन है, एच की वैल्यू याद होती है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सी भी पता है हमें, तो आ जाएगा ये। देखो, वर्क फंक्शन कितना है 4.6, वर्क फंक्शन कितना है
पहले मैं इसको ऐसे लिख लूं, वर्क फंक्शन कितना है 4.6। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, स्टैंडर्ड एनर्जी की यूनिट होती है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना मत भूल जाना गलती से भी। 1.6 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई, 6.626 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट उसने पूछा है, कैलकुलेट करेंगे लैम्डा नॉट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम सोचोगे स्टार्टिंग में पोटेशियम वोटेशियम क्या दे रखा था उसने, तो देख लेते हैं। ये सब इसलिए गिवन था, लैम्डा नॉट तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये पोटेशियम वगैरह का वर्क फंक्शन वेवलेंथ शायद से इसलिए गिवन हो कि हमें कैलकुलेशन में कोई हेल्प मिल जाए। तो एक बार वो चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में हेल्प मिल रही है कि हमें उससे कि नहीं, नहीं मिल रही तो उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसका 2.3 है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 540। चलो, 2.3 है, एच सी अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू 2.3, और एच सी अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कितना है उसका 540 नैनोमीटर। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, उसने पोटेशियम का क्यों दे रखा है, उसका हम फायदा कैसे उठाएं, बात सुनना काफी ध्यान से। ठीक है, सुनो, हमने अपना एनालिसिस किया, हमें इतना समझ आया कि वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, न्यू नॉट मतलब सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच याद होता है, सी याद होता है, ये उसने दे रखा है, सॉल्व करेंगे लैम्डा नॉट आ जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन ये है कि पोटेशियम का उसने वर्क फंक्शन क्यों दे रखा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंथी है और एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो फर्स्ट केस जो दे रखा है वो दे रखा है ताकि कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, उसने बोला है कि पोटेशियम के लिए 2.3 है, लिख दिया हमने। एच हमें याद होता है, सी हमें याद होता है, लैम्डा नॉट भी उसने दे रखा है, सब कुछ तो उसने दे रखा है। ठीक है, तो उसने ना हमें कैलकुलेशन करके दे रखी है कि भाई तुम एच सी अपॉन में 540 नैनोमीटर अगर करोगे तो सॉल्व करके 2.3 आएगा। हम उससे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमें 2.3 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए इसकी जगह, हमें तो 4.6 चाहिए। तो अब खुद से इमेजिन करो, अगर तुम्हें यहाँ पे 4.6 चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए वेवलेंथ कितना होनी चाहिए, चेक कर लो उस हिसाब से। देखो भाई, अगर तुम्हें यहाँ पे 4.6 चाहिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो मिल गया 4.6। तो फ्रीक्वेंट सॉरी वेवलेंथ कितना होगी इस हिसाब से, वेवलेंथ आ जाएगी नीचे 2 टू 4, 2 7 20, 270 नैनोमीटर। बस खत्म ही, ऑप्शन बी। बात समझ आई। तो ये कैलकुलेशन ताकि तुम्हें ना करनी पड़े इसलिए उसने एक पोटेशियम का कैलकुलेशन करके दे रखी थी। ठीक है, और अगर तुम्हारे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है तो पहली चीज तो डूब के मर जाना, और दूसरी चीज, अगर फिर भी तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अगर इतना दिमाग नहीं लग पा रहा तो फिर तो तुम्हें मजबूरी है, ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, फिर ये पूरी जो कैलकुलेशन है ये करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे चलें। बिल्कुल चलो, इस क्वेश्चन को करो। फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, 1 करोड़ बार पढ़ चुके हैं हम लोग। फोटो करंट इंक्रीज होता है इंटेंसिटी बढ़ाने से, बाकी तो सब कांस्टेंट रहता है, तो असर्शन तो एकदम ठीक है। द नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये भी ठीक है। ठीक है, तो जितने ज्यादा फोटोन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी का यही मतलब होता है ना, कितनी रेज आ रही हैं या कितने फोटोन्स आ रहे हैं, तो जितने ज्यादा फोटोन उतनी ज्यादा एनर्जी, सॉरी इंटेंसिटी। और इसका रीजन क्या असर्शन के ट्रू होगा वो देख लेते हैं एक बार। ये तो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए ना। फोटो करंट इंक्रीज होता है इंटेंसिटी से, बिल्कुल ठीक बात है, फोटो करंट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़, ये हाँ रीजन भी ठीक हो जाएगा इसका वैसे। ठीक है, दोनों सिमिलर चीज दे रखी है उसने। फोटो करंट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। और नीचे भी तो वही चीज लिखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से फोटो करंट की तो बढ़ेगा। तो ये तो दोनों सिंपल एकदम ऑब्वियस दिख रहा है। ठीक है, चलो, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो पहली बात मान लेते हैं उसकी, ये लिख दी हमने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी हेल्प से बताओ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी भी दुनिया में कोई चीज होती है। तो तुम लिखोगे सिंपल कि अगर, सुनो, यहां लिखोगे अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई,
इमेजिन करो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, तो आंसर कैसा आएगा हमारा? निगेटिव आएगा। क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर निगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी चीज है, मजबूरन फ्रीक्वेंसी को बड़ा होना ही पड़ेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, बस इतनी चीज लिख देना, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, सिंपल एकदम। ठीक है, फॉर्मूले से हमें एक्सप्लेन करना था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो लिख देना कि अगर थ्रेशोल्ड अगर अपनी फ्रीक्वेंसी हम लोग कम रखेंगे न्यू नॉट से, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी हमें देनी पड़ेगी, जिसका नाम रखा हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, show that stopping potential varies linearly with frequency. Explain how Planck constant can be found from V naught versus V का। जस्ट अभी अभी हमने पीछे किया। ठीक है, पीछे जो हमने ग्राफ बनाया ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट पीछे अभी कर चुके। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने क्या बोला कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल का नाम क्या बोला हमने? फोटोन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिनोट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है लाइट के पार्टिकल नेचर को। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी फॉर फ्रीक्वेंसीज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी बात ठीक है। फोटो करंट जो है प्रोपोर्शनल होता है वो इंटेंसिटी के। ठीक है, ये भी बात, बट ये आपस में कुछ रिलेशन नहीं बैठ रहा है इनका, वो एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। तो असर्शन रीजन ट्रू है, बाकी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो। ए फोटोन ऑफ एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन इतना, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। कैसे? इसको लिख दो ई वी नॉट। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी फोटोन की कितना दे रखी है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्या है? वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि हम लोगों को कैलकुलेशन जूल में करनी होती है, बट यहां पर उसने आंसर ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, हम लोग क्या ही करें। 7 - 3.75 कितना होता है? कितना होता है ये? 3.25 इक्वल्स टू ईवी नॉट। ई से ई कट जाएगा। पूछा क्या उसने? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, हाँ ये पूछा है ना, ये आ तो गया। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा एक बार, बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। देखो, वो बोलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के दो मतलब निकल रहे हैं। क्या? एक तो वी नॉट वोल्टेज के टर्म्स में, भाई वी नॉट अगर पोटेंशियल है तो वोल्टेज ही तो होगा वो। और ई वी नॉट, ये पूरा क्या था? काइनेटिक एनर्जी। इसकी यूनिट क्या होगी पूरे की? जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? सुनो मेरी बात, सुनो गौर से। अगर वी नॉट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो वी नॉट बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। मैं तुमसे पूछूं ई वी नॉट, ई वी नॉट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के तो इक्वल है ई वी नॉट। तो अगर मैं तुमसे इसकी यूनिट पूछूं, तो तुम बोलोगे या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी यूनिट, या फिर जूल होगी। ठीक है, अब ये यूनिट डिसाइड करेगी कि उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला किसको है। वो कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको भी बोल देता है, कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको भी बोल देता है। जैसा कि क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेकिन कहीं पे पोटेंशियल की यूनिट लिखी है वोल्ट, कहीं नहीं लिखी। सब जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, अब ये उसकी चॉइस होती है, ये पता नहीं क्यों करता है वो। स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगा, तो मानने समझ जाना वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में गिवन है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज के टर्म्स में गिवन होगा, तो समझ जाना सिर्फ वी नॉट की वैल्यू गिवन है। फिलहाल ऑप्शन देख के मुझे साफ नजर आ रहा है, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना ही हो जाएगा 3.25। अगर वो सिर्फ वी नॉट की वैल्यू पूछता, तो वी नॉट की वैल्यू कितना होती? ई से ई कट कर दो, 3.25 वोल्ट होती फिर। ठीक है, इसी में मैं एक ऑप्शन और बढ़ा दूं, ऑप्शन नंबर ई 3.25 वोल्ट। ये चारों ऑप्शन तो लिखे हैं, साथ में ये भी लिखा है। अब क्या करोगे? तो तुम बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज में होता है, तो हम 3.25 ई भी टिक नहीं करेंगे, हम 3.25 वोल्ट टिक करेंगे।
ठीक है, तो यूनिट्स का भी ध्यान रखना। फिलहाल क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो आगे चले। In an experiment, photons of energy 7.5 incident on a metal electron emitted are stopped by an electrode with a potential। देखो जस्ट अभी बताई 1 मिनट पहले ये चीज, उसने पोटेंशियल कितना दे रखा है 4.5 वोल्ट। तो ये वी नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका थोड़ा खास ध्यान रहे सबको, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखते रहे। और यहीं पे लिखा होता अगर ईवी, तो क्या करते, ये ईवी नॉट की वैल्यू थी 4.5 ईवी। ठीक, तो इसका थोड़ा खास ध्यान रहे सबको। चलो, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, फुद्दू क्वेश्चन एकदम। एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो एच न्यू मतलब एनर्जी 7.5 गिवन है ईवी में। वर्क फंक्शन तो उसने पूछा है हमसे ई, वी नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है 4.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5 ई, और ये 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर आ जाएगा ये 4.5 और 7.5 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो जितनी बातें बताई कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, ये सब थ्योरी में लिखना है, इसको बोलते हैं। ये चलो अभी स्किप कर दो इसको, मैं नेक्स्ट सेशन में इसका प्रॉपर आंसर ना लिखवा दूंगा तुम्हें। थ्योरी क्वेश्चन है ये, मतलब जितनी बातें हमने पढ़ी बस उसको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी किसके अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें लिखवा दूंगा। हाँ, नीचे वाला तो हम लोग कर चुके हैं। वेरिएशन ऑफ करंट विद प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी और फॉर डिफरेंट विद कलेक्टर प्लेट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी एंड फोटो करंट विद इंटेंसिटी। अच्छा, हाँ देखो, पहला ग्राफ तो हम लोग कर चुके हैं। उसने बोला है कि डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच का ग्राफ प्लॉट करो। तो तुम क्या करोगे, ऐसे प्लॉट कर दोगे। ये तो अभी पीछे किया है ना हम लोगों ने, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए I1 I2 I3 के लिए, I3 बड़ा है I2 छोटा है, ये तो हम कर चुके हैं। उसने एक और ग्राफ पूछा है, उसने बोला है कि फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ बताओ क्या होगा। फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ, बच्चे बच्चे की जबान पे रट चुका होगा ये, इतनी बार आ चुका। फोटो करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल होंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, काम खत्म, पैसे हजम, आगे बढ़ो। ठीक है, ये करो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट 3315 है। What should be wavelength of light incident on the metal so that the maximum kinetic energy is 1.25 eV। तो एनर्जी दे रखी है हमें, काइनेटिक एनर्जी 1.25 eV। ठीक है, तो पहले तो अपना वही सदाबहार फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या न्यू नॉट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट, ये लिखोगे ना न्यू नॉट की जगह पे। क्या हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको चेंज किस में करोगे, जूल में। एच याद है, बिल्कुल याद है, सी याद है, बिल्कुल याद है, लैम्डा नॉट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो क्या इस पूरे को सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। पूछा क्या है उसने, अब निकाल दो जो भी पूछा है। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, उसने वेवलेंथ पूछी है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं सी अपॉन लैम्डा लिखूं तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कैलकुलेशन बची, कैलकुलेशन कर लेना सॉल्व, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो। ठीक है, लैम्डा उसने पूछा है, बाकी सब गिवन है, ये भी गिवन, 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 ये तो है ही। ठीक, सिंपल क्वेश्चन एकदम, सॉल्व करके उसको निकाल लेना। बाकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कितनी लेंथी लेंथी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है 5-6 वीडियोस की, कैलकुलेशन सीरीज के नाम से। ठीक है, तो उसमें बता रखा है कि कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है। अ पार्टिकल इज एसोसिएटेड, डी ब्रॉगली का है, छोड़ो, पढ़ो जरा इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट एग्जिबिट, which of the following metal does not exhibit emission of electron from the surface when irradiated by visible light। उसने बोला है कि विजिबल लाइट डाली हम लोगों ने, कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो कैडमियम हो जाएगा। कैसे याद मुझे, मुझे ऐसे याद, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। सोडियम मेटल होता है, वो करते हो ना याद, अलीना की रब से फरियाद, ऐसे करके। ठीक है,
ऐसे सोडियम एक मेटल है, रुबिडियम एक मेटल है, सीजियम एक मेटल है, और ये बड़े बड़े मेटल हैं सारे। ठीक है, इनका साइज काफी बड़ा होता है। वो क्या हुआ उससे, तो लाइट डालोगे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती मेटल्स में। मेटल तो वही होते हैं ना जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो थोड़ी सी भी लाइट डालोगे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जबकि कैडमियम ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, कैडमियम ऐसा होगा जिसमें से लाइट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो क्या सर हमें सारे ग्रुप याद करने पड़ेंगे? कोशिश करना एटलीस्ट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक से क्या नहीं आएगा, ग्रुप 1 और 2 एटलीस्ट याद रखना क्योंकि मेटल तो उसी में होते हैं। ठीक है, चलो। होमवर्क सिंपल क्वेश्चन एकदम। वेवलेंथ गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछिए, कर लेना इसको। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एनर्जी पूछिए सीधा, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना मत भूलना, 10⁻⁹ तो एनर्जी आ जाएगी सिंपल। फिगर shows the variation of photo current measured in the photo cell. The हो गया, explain the figure, answer the following question। कौन से क्वेश्चन इसके, एक सेकेंड, इसके क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ, ग्राफ दे रखा है पर ये कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो वीडियो पॉज करो, इतना सारा तुम लोग कर चुके हो, ग्राफ वगैरह देख चुके हो, इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या देख चुके हो। अब जरा एक क्वेश्चन खुद से करो। अगर क्वेश्चन खुद से हो पा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो तुम लोग, कि तुमने बहुत अच्छे से समझा है ग्राफ वगैरह को, एक एक पॉइंट को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, जितना भी तुम्हें बताया तुमने बहुत ध्यान से सुना है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो। विच लाइट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वाई, कौन सी लाइट है एबीसीडी में से जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी? तो तुम्हें क्या बताया, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लो किसका है होता है सबसे ज्यादा, ये रहा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसी पॉइंट को तो बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे नेगेटिव किसका है, इसका। तो लिख देना ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो भी है ग्राफ बी। ठीक है, और रीजन पूछा गया तो रीजन लिख देना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव, तो सबसे नेगेटिव हमें बी का दिखा, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, विच लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वाई, सिंपल भाई, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो मुझे बताओ एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। ये होता है ना, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, वो भी कम होगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से निकला, तुमने कम एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से निकला, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो कम होगा ना। तो सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है, इस वाले ग्राफ का। कौन सा ग्राफ है ये, सी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम ये तो। ठीक है, लिखना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब कम एनर्जी, कम एनर्जी का मतलब कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि ग्राफ है सी। विच लाइट बीम इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम मोमेंटम एंड वाई, तो मोमेंटम देख लो क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। जिसकी ज्यादा वेलोसिटी उसका ज्यादा मोमेंटम। अब ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी, है ना। तो देख लो जरा, सबसे ज्यादा एनर्जी से कौन निकला, तो सी ही हो जाएगा ये तो। इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा, सी। लॉजिक समझ आ रहे हैं ना, सिंपल सिंपल लॉजिक एकदम। भाई सी वाले ग्राफ का ही तो अभी बताया मैंने। नहीं, एक सेकंड ना, सबसे ज्यादा हमें चाहिए ना, तो सॉरी 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 सॉरी, बी होगा, बी होगा। ये रहा। अभी बताया ना फर्स्ट पार्ट में, बी का स्टॉकिंग पोटेंशियल सबसे नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ज्यादा लगाना पड़ा। मानिए इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से आया मानिए वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है,
और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो बता चुका मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन भी दे चुके हैं हम लोग बहुत बार। जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एनर्जी होगी, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा निगेटिव होगा अगर तुम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज में लिख देना। हाँ, इस पे आ जाओ। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, वही ग्राफ दिख रहे हो, कितने काम काम के ग्राफ पढ़े हैं हम लोगों ने, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे था ना, इसको बोलते थे न्यू नॉट। इस ग्राफ की स्लोप कितना है, एच अपॉन ई। और इस पॉइंट को क्या नाम देते थे हम लोग, इस पॉइंट को क्या नाम देते थे, माइनस के एच न्यू नॉट अपॉन में ई, और एच न्यू नॉट को कई बार लिख देते थे फाइव, फाइव मतलब वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो पूछा क्या है उसने, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो उसने पूछा है कि स्लोप और चार्ज की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये रहा स्लोप, ये रहा चार्ज, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एच आएगा। तो लगा तो एच को टिक, आगे बढ़ो, ये करो। लाइक होमवर्क है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, एनर्जी पूछिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी इज इंक्रीज कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल बी, सिंपल, बहुत बार कर चुके, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो अभी डी ब्रॉगली नहीं पढ़ा हम लोगों ने, हालांकि पता होगा तुम लोग को ये। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, इतना तो सबको याद ही होता है ना, बेसिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। तो देख लेना क्या जाएगी, मोमेंटम पूछा है ना, तो एच अपॉन लैम्डा आ जाएगा इसका। अब बताऊंगा ये डी ब्रॉगली में फिर से, टेंशन मत लो, ये भी डी ब्रॉगली। तो हमारा आज फोटो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट ओवर हो जाएगा, ये भी डी ब्रॉगली। अब मेरे ख्याल से डी ब्रॉगली ही बचा है ना, ये भी डी ब्रॉगली। हाँ, ये होमवर्क जल्दी से पढ़ो, जल्दी से कर दो, सिंपल। अब तो ये हलवा क्वेश्चन लग रहे होंगे ना ये, देखो क्या क्या ही पूछा जाता है बोर्ड में, एक दो क्वेश्चन आएंगे थोड़े बेकार से, उसको कर लेंगे। डी ब्रॉगली, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ रखी है तुमने तो करते चलना क्वेश्चन को साथ साथ में। ये होमवर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिंपल एकदम। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट, ये कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, a light of frequency nu is incident on a metal surface whose work function is W naught, तो पहले इतना लिख लेते हैं, प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज के, तो उसके हिसाब से हमने सब लिख दिया, उसने बोला है वर्क फंक्शन W नॉट है, काइनेटिक एनर्जी के है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसके हिसाब से हमने सब लिख दिया। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी को कर दो डबल, एच था न्यू, इसको कर दो टू न्यू। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, इसको बोल दो के डैश। ठीक है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। ठीक है, तो यह आ जाएगा टू एच न्यू माइनस एच न्यू, डब्ल्यू नॉट से डब्ल्यू नॉट हट जाएगा, के डैश माइनस के। ठीक है, टू एच न्यू माइनस एच न्यू कितना हो जाएगा, एच न्यू, के डैश कितना आ जाएगा, के प्लस में एच न्यू। तो के डैश बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वाली से तो ज्यादा होगी, क्योंकि के में कुछ ऐड कर दिया ना हमने, तो स्टार्टिंग से तो ज्यादा ही होगी, तो मोर देन के से तो ज्यादा ही होगी, तो ये रहा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, तो टू के तो नहीं होगी, हम सॉल्व कर चुके, डबल तो नहीं आ रही वो, के से तो ज्यादा ही आ रही है, के से कितना ज्यादा आ रही है हमें नहीं पता, तो हम लिख देंगे के से ज्यादा है, लेस देन के बिल्कुल नहीं होगा, टू के नहीं, टू के से ज्यादा आ रही है ये भी हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते, हमें थोड़ी पता है वैल्यू सॉल्व करके टू के से ही ज्यादा आएगी। ठीक है, तो के से तो ज्यादा आ रही है और उसने बोला है कि टू के से कम है। ठीक, डबल हो जाएगी,
डबल होने के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर हम डबल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलो इसमें बाद में दिमाग लगाते हैं, फिलहाल अपना आंसर तो आ गया। बट ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर दे, इसको चलो तुम लोग करना है ना, मुझे कमेंट्स में बताना। अगर मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितना रखनी पड़ेगी, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है तो। ठीक है, फिलहाल अपना आंसर आ गया ऑप्शन सी, स्ट्रेट लाइन दिखी। ठीक है, अब जरा कंफ्यूज मत हो जाना, सीबीएसई वाले देख रहे हो कितना चालू है। सीबीएसई वाले को पता है तुमने वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पढ़ा है और वो ऐसे आता है, उसने ग्राफ तो यही दिया, बस ये चेंज कर दिया, काम ही खराब हो गया हमारा। उसने इधर लिख दिया वी स्क्वायर, इधर लिख दिया 1/λ। जो बच्चे रट करके गए होंगे उनका तो काम ही खराब हो जाएगा, और जो तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हो जो समझ के गए होगे तो उनका भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि होगा तो तुमसे भी नहीं है। देखो, वी स्क्वायर और 1/λ, मैंने क्या बताया, जहां पर भी स्ट्रेट लाइन तुम्हें नजर आ जाए, आंखें बंद करो और सीधा सीधा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को लिख दो, खत्म। कंपेयर करा दो, किससे कराओगे कंपेयर, इससे कराओगे कंपेयर, इसका कोई फॉर्मूला हो तो। क्या इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, क्या एक ही तो पढ़ते आ रहे हैं तब से, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी एम क्यों लिखा है उसने, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये, तो इसलिए उसको कई जगह वी एम भी लिखा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल उससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें वी स्क्वायर से मतलब है। सुनो, क्या मैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इससे कंपेयर करा सकता हूँ? नहीं। क्यों? वाई एक्सेस पे क्या चाहिए, वी स्क्वायर, यहाँ क्या चाहिए, वी स्क्वायर। रीअरेंज कराना पड़ेगा, करा देते हैं रीअरेंज। इसको इधर ले आओ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट। टू ऊपर जाएगा एम नीचे आएगा, टू ऊपर गया एम नीचे आया, टू ऊपर गया एम नीचे आया, ये लिख दें। क्या अब इसको मैं कंपेयर करा सकता हूँ? बिल्कुल, वाई एक्सिस पे वी स्क्वायर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 1/λ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख दो ना सी अपॉन लैम्डा, तो एक्स एक्सिस पे 1/λ, ये भी हो गया। तो अब मुझे स्लोप की वैल्यू बताओ कितना आएगी, एम की वैल्यू बताओ कितना आएगी, तुम बोलोगे 2hc अपॉन में एम, है ना। दोनों एम में कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाले एम का मतलब क्या है, स्लोप, ये वाले एम का मतलब क्या है, मास। ठीक है, आ जाओ। हाँ, सी की वैल्यू कितना होगी, सी की वैल्यू ये पूरा होगी, तो लिख दो सी की वैल्यू ये पूरा, माइनस के 2h न्यू नॉट अपॉन में एम। देख रहे हो चालाकी कितना दिखाई है उसने, उसने ग्राफ ही बदल दिया। तो ये सब गलती मत कर देना, तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, तभी मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जहां भी दिखे उसका एक ही तरीका है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखो और उसको किसी तरीके से रीअरेंज करा के कंपेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये जितना बाई हैंड खुद से करोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। बस हो गया, उसने यही पूछा था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या आ गया हमारा, h पूछा है उसने, तो h आ जाएगा स्लोप इनटू m अपॉन में 2c। वर्क फंक्शन उसने पूछा है, तो वर्क फंक्शन आ जाएगा माइनस का m/2 इंटू में c लिख देना, y इंटरसेप्ट, ये समझा देना उसको, कभी स्पीड ऑफ लाइट समझे वो। ठीक है, चलो, ये ग्राफ भी सिंपल था एकदम। एक सेकेंड, आगे बढ़े। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी का फॉर्मूला एच सी अपॉन लैम्डा। क्या ही पूछ लिया ये, अरे पता है ये क्वेश्चन क्यों बना देता है वो बोर्ड वाला, तुम सोच रहे होगे तो फुद्दू क्वेश्चन है ये तो हम कर ही लेंगे, क्यों दे दिया इतना इजी क्वेश्चन। देता है तुम्हारा फोकस चेक करने के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पता है क्या होता है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी। एच सी अपॉन लैम्डा हमने देखा और गलती से इसको पे टिक कर दिया, ये बीच में देखा ही नहीं लगा भी है कि नहीं लगा। ठीक है, लैम्डा अपॉन एच सी कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ ऊट पटांग हम करके आएंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो इसलिए वो फोकस चेक करने के लिए देता है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, डी ब्रोगली बाद में देखते हैं, डी ब्रोगली फिर से, ये बताओ, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज इफ इंटेंसिटी इज डिक्रीज। तो सिंपल, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब और निगेटिव हो जाएगा, और इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
कांस्टेंट रहेगा। ये तो बहुत बार देख चुके हैं हम लोग ये चीज। ये भी अभी छोड़ो जरा, पहले सिंपल सिंपल निपटा दे सारे। ई सी न्यू रिप्रेजेंट द एनर्जी वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेवलेंथ। कर लेना इसको होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ठीक है। प्लॉट द ग्राफ फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए उसने ग्राफ पूछा है, कैसे बनेगा? फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच का। तो लिख देना ये I1, ये I2। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। I1, अच्छा सॉरी, I1 बड़ा है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ उसने खुद बता रखा है कि I1 बड़ा है, तो I1 को ऊपर, I2 को नीचे। ठीक है। मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट फीचर, इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना कि ये जो पॉइंट होता है वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। दोनों ही ग्राफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो इस ग्राफ से क्या पता चला? स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इंटेंसिटी चेंज होने से हमारा जो फोटो करंट है वो चेंज हो जाएगा। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। तो सिर्फ ये दो पॉइंट लिख देना। पहला पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा पॉइंट, फोटो करंट वैसे वैसे बढ़ेगा जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट लिख देना लैंग्वेज में। बच्चों क्वेश्चन एकदम, अब तो ये क्वेश्चन देख के मन में गाली नहीं आ रही? क्या ही क्वेश्चन दे रहे हैं ये लोग, है ना? चलो। हाँ, द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन आर रिलेटेड एज P इक्वल्स टू H अपॉन E। ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो ये नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है? चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, मोमेंटम जो होता है एनर्जी अपॉन में C, E अपॉन में C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई भी वेव, कोई भी फोटोन के लिए मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, उसने यहाँ पे डाल दिया। है तो फोटोन ही दोनों जगह। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना। फी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, और अगर एसर्शन ही गलत हो गया तो सीधी सी बात है, फिर रीजन भी गलत ही होगा। ठीक है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। देख लेते हैं एक बार, फोटोन बिहेव एज वेव, ये तो गलत बात है। वेव जो है वो फोटोन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उसने उल्टा बोल दिया, फोटोन बिहेव एज वेव। तो हालांकि ये तो गलत ही था वैसे। एक्सप्लेन आइंस्टीन, ये तो मैं पीछे भी छुड़वा चुका। अब यार लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक के एक तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अच्छा ये देखो मैं लेके आया था ये, इसका आंसर ये रहा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये लिखा। मतलब जितनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको इंग्लिश में लिख देना, बस वही आंसर है इसका। वो बोलेगा ना एक्सप्लेन करो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, इस पे आ जाओ। इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसने इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डेफिनेशन पूछ ली। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आए पर सेकंड पर यूनिट एरिया। लैंग्वेज भी देखो यहाँ पे लिखी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया पे एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर से डाले उसको बोल देंगे हम लोग इंटेंसिटी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। ये सेकंड पार्ट करना है इसका, ये वाला होमवर्क। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, फ्री में 3 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। कैलकुलेशन छोड़ते चलना अब, क्योंकि सब तुम लोग कर चुके हो। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक का लगभग सब खत्म हो चुका। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये भी हमें पता है। ठीक है, डी ब्रॉगली का क्वेश्चन अभी नहीं किया हम लोगों ने। चलो आज की सेशन के लिए बस इतना ही है। कोई एक दो फोटो इलेक्ट्रिक का और दिख जाए तो वो कर लेते हैं, नहीं तो
हाँ, ये क्वेश्चन दिखा रहा है। अभी अभी इस पे आते हैं जरा वापस, और कोई छोटा मोटा देख लेते हैं। ये भी कर लोगे होमवर्क? सब सिमिलर क्वेश्चन है एकदम। छोड़ मत देना, जब पता चले कि ये तो सिमिलर क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन छोड़ सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ सकते हो, क्योंकि यार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, एक 55 करेंगे हम लोग, और एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। बाकी सब तो मैं करा चुका मैं। ठीक है, ये सब ग्राफ ग्राफ वापस वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 3 नंबर के देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, फ्री के 3 मार्क्स है। कुछ है इस चैप्टर के अंदर इतना? 2023 तक के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, 2024 और 25 के बचे हैं, देख लेते हैं उसको। एक्सप्लेन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये क्या होता है, सब एकदम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसको स्किप करो। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या स्किप करा? एक तो थ्योरी क्वेश्चन करे, और एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ करा। ठीक है, तो वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हाँ, इन हिज स्टडी ऑफ photoelectric emission, Halvok connected a negatively charged plate. He found that negatively charged plate from the zinc under the action of visible light. पहले ये हेलवॉक एक्सपेरिमेंट देखो था क्या? हेलवॉक एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना बात को। देखो, हेलवॉक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने एक जिंक की प्लेट ली और उसको कनेक्ट कर दिया एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, वो ज्यादा डिटेल में जानने की हमें जरूरत है नहीं, फिर भी थोड़ा तो बताओ सर। इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ग्लास का चैम्बर है ये, और ये जो बॉब है, पेंडुलम में लगा होता है ना बॉब, उसी टाइप से मान लो ये बॉब, ये मेटल का बना हुआ है। और ये जो 2 लीफ है, ये जो 2 पत्ती है, ये जो 2 फॉइल है, ये जो फॉइल बनी है वो बनी है गोल्ड से। अच्छा जी, अब तुम यार इमेजिन करो खुद से। देखो, बात को ध्यान से सुनना, एक बार मैं देख लेता हूँ मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। बात को ध्यान से सुनना, मेरे पास ना 2 गोल्ड गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ऐसे मानना, ये गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल। इमेजिन करो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, ये तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लिया इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, ये क्यों रिपेल करेंगे, एक दूसरे को चिपके रहेंगे। अब इन दोनों पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ये उतना रिपेल करते जाएंगे, जितना इन पे कम चार्ज होगा ये उतना कम रिपेल करेंगे। बात समझ आए ना इसका? भाई, इन दोनों पे जितना पॉजिटिव या जितना नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों पे सेम ही होगा। दोनों पे या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा इन दोनों पे चार्ज होगा उतना ज्यादा ये रिपेल करते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ जरा गोल्ड लीफ पे। गोल्ड लीफ का भी यही काम है कुछ, दोनों पे सेम चार्ज क्यों होगा? हम मान लिया मेरे पास एक रॉड है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। मैं जानना चाहता हूं कि इस रॉड पे ज्यादा पॉजिटिव है कि कम पॉजिटिव है, तो मुझे कुछ नहीं करना, इस रॉड को लाके यहां टच करा दो। जैसे इस रॉड को यहां टच कराओगे, इस रॉड का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से होते हुए इन दोनों लीफ में फैल जाएगा। इस पे भी प्लस आ जाएगा थोड़ा सा, इस पे भी प्लस आ जाएगा थोड़ा सा। जब दोनों लीफ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ चुका, रिपेल करेंगे, तो जितना ये रिपेल करेंगे उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि इस जो भी रॉड है हमारी उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था या कम पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई ना? बाकी इसमें डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं है। आ जाओ, हेलवॉक ने क्या किया, हेलवॉक ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने जिंक की प्लेट ली। ठीक है, चलो, और बाहर से उसने अल्ट्रावायलेट लाइट को, पहला क्वेश्चन तो यही कि अल्ट्रावायलेट लाइट क्यों हमने ऑब्जर्व करी, अल्ट्रावायलेट लाइट क्यों ली उसने? तो अल्ट्रावायलेट लाइट की जो एनर्जी होती है काफी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन निकालने में कैपेबल है। वरना अल्ट्रावायलेट के अलावा जो बाकी लाइट होती है उनकी एनर्जी इतना ज्यादा नहीं होती, हालांकि होती है अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा वाली, बट उसने जो ली वो अल्ट्रावायलेट ली। ठीक है, वो तुम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में याद करते हो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा का पूरा तुमने सीक्वेंस याद कर रखा होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, गामा रेज, ऐसे याद करते हो ना चैप्टर 8 में। ठीक है, और नहीं किया तो कर लेना याद, क्योंकि बोर्ड में पूछी जाती है सारी चीजें। फिलहाल अल्ट्रावायलेट लाइट ली उसने,
बाहर से एनर्जी डाली, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब उसने तीन काम किए। पहला काम क्या किया उसने, ये जो जिंक की प्लेट है इस पे था नेगेटिव चार्ज। सेकंड काम क्या किया उसने, जिंक की प्लेट न्यूट्रल छोड़ दी। थर्ड काम क्या किया उसने, जिंक की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रखा। ठीक है, अब खुद से सोचो, अगर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, मैं बाहर से लाइट डालूं तो ये तो सारा नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो इनिशियली नेगेटिव चार्ज था, बाद में सारा नेगेटिव बाहर निकल चुका, न्यूट्रल हो गया। ठीक तो होगा ना, तो पहले नेगेटिव चार्ज था, तुमने लाइट डाली, नेगेटिव बाहर निकल गया, तो न्यूट्रल हो गई प्लेट। अच्छा, इनिशियली प्लेट न्यूट्रल है, फिर से लाइट डाली हम लोगों ने, क्या होगा, तो लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी निकलेंगे बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ तो ये न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिए, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बाद में इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसने क्या किया, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है, फिर से लाइट डाली, क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। भाई एक तो वैसे उस पे पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो उस पे तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बाद में क्या होगा, मोर पॉजिटिव। अब उसको ये बात कैसे पता चली कि ज्यादा पॉजिटिव है कि कम पॉजिटिव है, तो उसी के लिए उसने लगाया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहां से उसने ऑब्जर्व किया कि हर बार, देखो, यहां से उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि कम पॉजिटिव चार्ज। ये सब करने से हुआ क्या, तुम खुद से सोचो, कोई प्लेट स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता उस पर क्या चार्ज है, बाद में न्यूट्रल हो गई। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता क्या चार्ज है, बाद में पॉजिटिव चार्ज हो गया। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता क्या है, बाद में और पॉजिटिव हो गया। तो क्या इन फाइनल वालों को देख करके तुम इनिशियल का अंदाजा नहीं लगा सकते, भाई लाइट डालने से कुछ निकला और वो न्यूट्रल हो गई, पहले निगेटिव थी तो वो न्यूट्रल हो गई। तो क्या मैं ये बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि लाइट की वजह से नेगेटिव चार्ज बाहर निकला। सिंपल सी चीज है ना, कोई प्लेट स्टार्टिंग में मैंने नेगेटिव रखी, लाइट डाली, अब वो न्यूट्रल हो गई, तो मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो हेलवॉक का यही एक्सपेरिमेंट था, उसने हमें समझाया कि किसी भी मेटल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल के ऊपर अगर लाइट रे को इंसिडेंट कराओगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। ठीक है, उसने तीनों चीज से, यहां से भी यही कंक्लूजन निकलता है, कोई प्लेट स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी, पॉजिटिव हो गई, अब क्यों पॉजिटिव हुई, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो ये कंक्लूजन था हेलवॉक का, उसने फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, बस इतनी कहानी ध्यान रखना है इसकी। प्लेट कौन सी ली थी, जिंक की। लाइट कौन सी ली थी, अल्ट्रावायलेट। क्या अल्ट्रावायलेट के अलावा और कोई सी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कौन सी, जिनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा हो। किन किन की एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट से ज्यादा, एक्स रेज और गामा रेज। बस, ठीक है, आ जाओ। इन हिज स्टडी, हेलवॉक कनेक्टेड नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ही फाउंड नेगेटिव चार्ज इज इमिटेड अंडर द एक्शन ऑफ विजिबल लाइट। हेलवॉक ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज की जिंक प्लेट ली, इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया और पाया कि नेगेटिव चार्ज निकल चुका। बिल्कुल यही सब हुआ था, लेकिन वो विजिबल लाइट की वजह से तो नहीं हुआ था। देखिए उसने लास्ट में एक छोटा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो गया। यहां तक तो पूरा क्वेश्चन ठीक है, उसने स्टडी करी, ये हुआ वो हुआ, नेगेटिव चार्ज लगाया, नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, सब ठीक था। ये दो वर्ड गलत हो गए। ये सब जो हुआ वो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में नहीं हुआ, असर्शन गलत, और जैसे ही असर्शन गलत, फिर तो रीजन भी गलत ही होगा। अनचार्ज जिंक प्लेट बिकम पॉजिटिव चार्ज व्हेन इरेडिएटेड बाय विजिबल लाइट। ठीक है, यहां तक एकदम ठीक था ये, बिल्कुल ठीक बोला इसने यहां पर। लेकिन विजिबल लाइट की वजह से नहीं हुआ, अल्ट्रावायलेट की वजह से हुआ, या फिर हद से हद एक्सरे और गामा रे हम ले सकते हैं। समझ आया ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन अपना ये, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम ए 100 वॉट। याद है पावर को फॉर्मूला लिखाया था तुम्हें स्टार्टिंग में, वेवलेंथ कितना है, 300 नैनोमीटर, पावर कितना है, 100 वॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में है, तो यानी कि वी नॉट की वैल्यू गिवन होगी। पूछा क्या है उसने, वर्क फंक्शन इन ईवी, वर्क फंक्शन पूछा है उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। ठीक है, ये तो हमसे पूछा गया है। ई की वैल्यू हमें याद होती है 1.6 10 की पावर -19, वी नॉट हमें दे रखा है उसने 1.5, एच की वैल्यू भी हमें याद होती है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। सी पता है, लैम्डा पता है, अब बस कैलकुलेशन है ना इसमें, सी पता है, एच पता है, लैम्डा पता है, सब सॉल्व करके फाई आ जाएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या,
छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि फाई जो आएगा वो आएगा जूल में। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पे बोला है कि फाई निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इसको डिवाइड कराना मत भूलना, 1.6 10 की पावर माइनस 19 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल यहां तक एकदम। वर्क फंक्शन तो आता है हमें निकालना। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है उसने पर सेकंड, टाइम तो 1 सेकंड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने पूछा है, तो क्या तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? तुम्हें स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया था ये वाला, पावर गिवन है 100, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने पूछा है, टाइम पर सेकंड यानी 1 सेकंड, एच की वैल्यू हमें याद होती है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं सी अपॉन लैम्डा से। सॉल्व करोगे एन आ जाएगा। मान के सकते हैं एन की वैल्यू आई 2 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब जरा क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। उसने बोला है एज्यूम दैट 60% ऑफ फोटोन फ्रॉम द सोर्स कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सिर्फ 60% ही ऐसे फोटोन हैं जिनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ। ठीक है, तो लास्ट में इसका 60% करना मत भूलना। ये तो हमने टोटल निकाल दिया ना, इन टोटल में से सिर्फ 60% ऐसे हैं जिनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो 60% ऑफ टोटल जो भी आएगा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। बात समझ आइए? चलो, तो आज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका काफी अच्छे से। ठीक है, और हमने ये 50 55 कितने क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन स्किप करके। फिर अब हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। ठीक है, और मैक्सिमम 2 सेशंस में और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट के चारों चैप्टर को हम लोग थोड़ा फास्ट वे में कवर करेंगे, क्योंकि छोटे चैप्टर हैं, इजी चैप्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो भी लेंथी चैप्टर है उनको कवर करेंगे। चलो, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करना, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।